ओके मानसी, वी जनरली से दैट वी डू नॉट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। सब कहते हैं उसको मत पढ़ो, छोड़ दो, आएगा नहीं पीटी में, ये है वो है। पर तीन की वर्ड्स वर्ल्ड हिस्ट्री के जो हैं, जो आपके मॉडर्न इंडिया को शेप करने में हेल्प करते हैं। जी सर। हम्म, तीन की वर्ड्स। कीवर्ड जो मॉडर्न इंडिया को शेप करने में हेल्प करते हैं। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की तो शुरुआत करते ही हैं वो तीनों कीवर्ड, उनके बिना आप मॉडर्न इंडिया भी नहीं समझ सकते। सो मतलब जनरल सेंस में अगर मैं बोलूँ तो आई वुड से कि चेंजेस हैपनिंग एट वेरी फास्ट पेस। वर्ड्स वर्ड्स, तीन कॉन्सेप्ट्स, तीन सो आई वुड थीम। से imperialism, ठीक बात है। और इंपीरियलिज्म से भी पहले क्या आया था? इंडस्ट्रियल रेने रेवोल्यूशन, रेनेसा। रेनेसा। हाँ जी, रेनेसा, इंडस्ट्रियल एक रेनेसा है, रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और तीसरा? अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो सब तो है ही ऑब्वियसली। राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। है ना? ये तीन हाँ चीजें हैं, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, रेनेसा एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, विच आल्सो शेप्ड कॉलोनियलिज्म। हाँ जी। दैट्स व्हाट वी कैन से। हम्म, सो जो पोस्ट लेटर मुगल, यानी लेटर, मतलब द बिगिनिंग ऑफ द लेटर मुगल जी। रिफ्लेक्ट्स द राइज ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हाँ जी सर। सो इट इज ए सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी और फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। सो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। सवाई जयसिंह जो थे, जी। उन्होंने एक उन्होंने एक वर्क किया था जिसका नाम था अजीज ए जाजिद मोहम्मद शाही। जी। तो सवाई राजा जयसिंह, जिन्होंने जयपुर भी बनाया, विद्याधर उसके आर्किटेक्ट थे। हाँ तो जी। जिज ए जाजिद मोहम्मद शाही जो वर्क है वो किस चीज पे हो सकता है? सो इट कैन बी रिलेटेड टू सो एस्ट्रोनॉमी। ओके, इट वाज ऑन एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स ओनली। उन्होंने ट्रांसलेशंस भी किया था, नेपियर्स वर्क एंड सो ऑन, जो भी आप सोच लो। जी। So you would you say that in the later Mughal time period, revenue system, a decade part of revenue system which was there in the Mughal time, it was just continuing, correct? हाँ जी सर, वी कैन से सर। अगर मैं कहूँ, जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स थे उन्होंने नींव रखी भारत में, उन्होंने इस बात की नींव रखी कि देयर विल बी वन पावर रूलिंग इंडिया, इधर फ्रेंच और इंग्लिश। हाँ जी सर। अगर मैं कहूँ द यूरोपियन स्टाइल ऑफ मिलिट्री एंड ऑल्सो इट्स सैलरी एंड ऑल्सो इट्स डिसिप्लिन एंड ऑल्सो इट्स साइज विच वॉज लिटिल, इट वॉज रिफ्लेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑनवर्ड्स। हाँ जी सर। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो थी वो भारत को कंट्रोल करने के लिए नहीं थी, लेकिन भारत को एक तरीके का क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए था कि भारत के लैंड और भारत की टेरिटरीज को मैं कब्जा कर लूं, अपने रेवेन्यू को मैं फ्री कर दूं और मैं वहां के पैसे से अपना कंपनी चलाऊं। हाँ जी सर। इसका पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार डुप्ले ने सोचा। डुप्ले से पहले अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था। उसने सोचा था कि मैं यहाँ पर ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर दूं जिसके लिए उसको सपोर्ट नहीं मिला फ्रॉम बैक होम। जी। हाँ अगर जी मैं सर। कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट नहीं थी उस तरीके से, लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर ऑफिसर्स करप्ट थे, उसके अंदर हायरार्की भी स्ट्रीमलाइन नहीं थी, उसके अंदर वर्कमैनशिप भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं था, इस वजह से वो हारी। हाँ जी सर। We must know all the wars which had taken place in the first, third and second, third Anglo wars। उनके नाम आप अलग से याद कर लेना अभी जब हाँ आप जी। जनरल हम्म, स्टडीज की किताब को आगे बढ़ते हुए चलोगे। जी। अगर मैं कहूँ कि बंगाल was a पावर हाउस, बंगाल was a रोल मॉडल स्टेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इनलैंड ट्रेड, इन टर्म ऑफ स्टेटमेंटशिप, इसीलिए सबसे ज्यादा जो क्लैरिटी थी प्रॉस्पेरिटी की वो बंगाल में दिखती थी। हाँ जी। हाँ जी सर। उस समय बंगाल का मतलब पूरा बंगाल सूबा, पूरा बांग्लादेश, पूरा ईस्ट इंडिया और यहाँ तक कि बिहार का पार्ट भी बंगाल ही था। हाँ जी। अगर मैं कहूँ बैटल ऑफ बक्सर ने ही डिसाइड किया कि अंग्रेज अब यहाँ पर परमानेंटली बसेंगे, एक तरीके से हमें यहाँ पर एक गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होगा। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में स्टार्ट हुआ वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही होता है। हाँ जी। हाँ सर। बैटल ऑफ बक्सर से ही आप कह सकते हो कि भारत के एम्परर को सिंबॉलिकली हरा दिया गया। हाँ जी। हम्म। ब्रिटिश को पहली बार फाइनेंशियल राइट्स और राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन, और उसके बदले में उन्होंने राज यानी जो हमारे एम्परर थे उसको उन्होंने एक तरीके का कंसोलिडेटेड ट्रिब्यूट देने की बात की,
ट्रिब्यूट देने की बात की, पेंशन नहीं दे रहा, वो ट्रिब्यूट दे रहा है बाय द बैटल ऑफ बक्सर, जो ट्रिब्यूट उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के स्टार्ट में यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से बंद भी कर दी थी। हाँ जी। अहमद शाह अब्दाली ने जब यहाँ पे बार बार अटैक किया तो वो यहाँ का रेवेन्यू सिस्टम सीखना चाहता था। हाँ सर, बोल सकते हैं। रेवेन्यू सिस्टम सीखना चाहता था। सर अब वो कैसे पुट अप होगा एग्जैक्टली ऐसे स्टेटमेंट में, क्या वो बात, उसको उस कोई पर। मतलब नहीं, एक्सप्लॉइट करना है उसका काम तो। एम्पायर हम्म। थोड़ी ना बसाना था यहाँ पे उसको। जी। नीड मोर कॉन्फिडेंस। हम्म। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से मराठों की पावर आधी हो गई। पावर आधी हो गई। हाँ आधी हो बोल। गई। सर नहीं, हाँ, फर्स्ट से नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। जी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज रिफ्लेक्टिंग द ब्रिटिश स्मार्टनेस, बिकॉज ब्रिटिश जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हार रहे थे, इसलिए वो जानते थे कि यहाँ पर मराठों को अभी वो कुचल नहीं सकते। जी। हम्म। हाँ जी सर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ सालबाई से बंद हुआ, और ट्रीटी ऑफ सालबाई से अंग्रेजों ने गैप रखा मराठास के साथ और आगे की रणनीति बनाने की सोची। हाँ जी, बोल सकते सेकेंड हैं। एंग्लो मैसूर वॉर, हम्म। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बावजूद, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से अंग्रेजों ने हैदर अली और टीपू सुल्तान को पूरा जबरदस्त तरीके से झटका दिया, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर उन्होंने साइन की ताकि जी। वो मैसूर को बंधा बांध सकें। हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जब हो रहा था तो उस समय भी ब्रिटिश ने नाम नाम के लिए बैटल ऑफ मतलब वो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन की बात की, इसलिए पिट्स इंडिया लेके आए, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में कॉन्केस्ट की पॉलिसी जारी रखी। हम्म। हाँ जी। हाँ। हाँ जी सर। लॉर्ड वेलेस्ली वॉज द फर्स्ट वन जिसने सब्सिडरी लाइन सिस्टम को एक्चुअलाइज किया और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को एक नया लेवल दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से एम्पायर बनाने की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। हाँ जी, लॉर्ड विलियम थे। हम्म। हाँ जी सर। ट्रीटी ऑफ बसई से मराठों ने सब्सिडरी अलायंस स्वीकार कर लिया। हाँ जी। ट्रीटी ऑफ बसई से पेशवाशिप और कमजोर हो गई। हाँ सर। So you just keep on moving, you have to understand all this only. हम्म। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से अंग्रेजों ने पंजाब को, मतलब पंजाब को उन्होंने काबू और कब्जे में रखने की कोशिश की, और ब्रिटिश प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर उसको दबाने की कोशिश की, हम्म। और झूठे आरोप सब लगा के वो सब बातें करके ट्रेड को रोक रहे हो, ये कर रहे हो, हमारे साथ गलत कर रहे हो, उन्होंने जो जी। है लाहौर में रेजिडेंट बिठा दिया। हम्म। एनेक्स है नहीं ना। कर पाए सर, एनेक्स एनेक्स नहीं सेकेंड किया, एनेक्स। एंग्लो तो एक आपको वॉर। फर्स्ट से सारे बैटल्स के नाम भी याद होने चाहिए। जी। ठीक है। हाँ जी सर। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पंजाब के एनेक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सर होगा आई थिंक लेना हैं? देना। क्या वजह से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सर, क्योंकि कोई हियर नेचुरल जो तो बोलते वो हैं। बात ही नहीं थी, वो तो अटैक वाली बातें थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो पहले फर्स्ट सिख वॉर में 1848 कहाँ हो रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो डलहौजी लेके आएगा। सर फिर लेकिन एंड में, एंड की तरफ मैं बोल रही हूँ कि एंड की तरफ क्या पता, आई थिंक यूज नहीं, किया हो। ऐसा क्या पता नहीं, ऐसा नहीं। जी। ठीक है। हम्म। ओके। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट से आता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक तरीके से
ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बता रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। उसके कमर्शियल ऑपरेशंस को उसने एक तरीके से अपने कंट्रोल में करने के लिए उसको डेटा बनाने की कोशिश की। पॉलिटिकल जी। स्फेयर सारा का सारा छोड़ दिया। बोल सकते हैं सर। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट से, जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल किया था, पिट्स इंडिया एक्ट से ऐसा ही एक तरीके का जो है वो ब्रिटिश ने क्रिएट कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठेगा इंग्लैंड में, गवर्नर हम्म। बैठेगा इंडिया में। ये भी डुअल गवर्नमेंट का तरह रूल है। और उसमें 5 कमिश्नर हैं, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर जो होगा वो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट अभी क्रिएट नहीं हुई है इंडिया के लिए। जी। हम्म। और अभी गवर्नर जनरल, जो कि गवर्नर जनरल के पास पावर रेगुलेटिंग एक्ट से नहीं थी अपनी काउंसिल को ओवर रूल करने की, वो पावर उसके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आ गई। सर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से गवर्नर जनरल सुप्रीम हो गया इंडिया। हाँ, बोल सकते हैं सर। चीजों में हो नहीं, गया। सब चीजों में नहीं, लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन सर गवर्नर जनरल की पावर बढ़ी, उसके जी। पास वीटो पावर आ गया। हम्म। कॉर्नवालिस इज कॉल्ड फादर ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया। कॉर्नवालिस। हाँ, बोल सकते हैं सर। यस, ही इज कॉल्ड। कॉर्नवालिस इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जी, ट्रू सर। वॉरेन हेस्टिंग्स इज कॉल्ड फादर ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग्स, आई थिंक ट्रू सर। वॉरेन हेस्टिंग्स क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ कलेक्टर। ट्रू सर। Cornwallis went on to take away the power of zamindars as police. कॉर्नवालिस। हाँ जी, बोल सकते हैं। Cornwallis went on to streamline even the civil services. हाँ जी। He started racial segregation. स्टार्टेड रेशियल सेग्रीगे, हाँ सर। जी। इनिशियली स्टार्टिंग में तो था। Cornwallis removed all Indians who were supposed to be judged in civil and criminal courts. They were supposed to be at the lower post only. ट्रू सर। Fort William was started in Calcutta for training civil servants, but soon it converted into a kind of an Oriental language school for the British civil servants who would come and understand Indian culture and हाँ। languages. हाँ, ट्रू सर। It was only by the beginning of the Law Commission under Macaulay that Law Commission came into being, and it went on to codify, and that's how Indian Penal Code 1860 came into being later on. जी सर। High courts were set up in Calcutta, Bombay, and Madras after 1860 only. Before that, there are no such things. There may be small courts, but they are also scattered in presidencies. जी सर। Charter Act of 1813 went on to take away monopolistic power of the East India Company because the industrialization was also starting up in England and they wanted to open up India so that more and more finished goods can come up in India and more capitalists can come over and they can create a market in India. That's why only China trade and tea trade remain monopolistic with the East India Company. Rest all was removed. हाँ जी, ट्रू सर। By the Charter Act of 1813, means East India Company allowed Governor General of Fort Williams in Bengal because there was no post of Governor General of India. The post हम्म। of Governor General of India came into being by Charter Act of 1833. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो आई थिंक उससे पहले आया है। नहीं, 1833 से पहले, आई एम नॉट श्योर। नहीं है। So the Charter Act of 1813 allowed British to come and settle down and take properties in India. Means they are never to supposed to settle down, but they could take properties in India. जी। The hill stations like Shimla, Kodaikanal, Ooty, and all that are coming into being after 1830s. हाँ जी सर। The new system of land revenue got systematized by the permanent settlement system of Bengal, and that is why it is called zamindari system, because in that absentee landlord is there and landlord को लैंड ऑक्शन की गई। और अगर वो नहीं खरीद ना पैसा दे पाता है लास्ट में, तो उसकी लैंड जो है लीगल उसमें चली जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी। हाँ जी। हाँ सर। लेकिन उसके बाद भी कोई और नहीं खरीद सकता, जमींदार का ही नुमाइंदा खरीदेगा। यानी एक ही जमींदार के 10 नीचे लोग हैं, वही बार बार उस लैंड को खरीदते रहेंगे। कुल मिला के एक चेन बन जाएगी एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर 2 रुपए चाहिए और उसको 50 पैसे भी मिल रहे हैं, तब भी वो लैंड छीनता रहेगा, देता रहेगा, छीनता रहेगा, देता रहेगा। हाँ जी।
नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से जो नया लीगल सिस्टम भी आया है वो एक्सप्लोटेटिव है, और वो बंगाली और हिंदी में तो लिखा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो प्रो पीपल नहीं था। ट्रू सर। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ और सेकुलर लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम केम इन बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसको कॉर्नवालिस हाँ। कोड कहते हैं। जी। बंगाल, बिहार, अवध सब कुछ जमींदारी सिस्टम में आएगा, लेकिन फिर भी जहां जहां ब्रिटिश को लगेगा हमें इसकी जरूरत नहीं है, वहां राजाओं के साथ अलग से टाई अप कर लेंगे, और उसके बाद भी इंडिगो और बाकी प्लांटेशन चलेगा। हाँ जी सर। उसके बाद भी ब्रिटिश को लगेगा पूरे भारत के अंदर हमें जमींदारी सिस्टम नहीं चला सकते, क्योंकि सब जगह रिवोल्ट्स और उसके बाद रेबेलियन स्टार्ट हो गए थे मीर कासिम के समय से ही। इसीलिए वो बाद में रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आए। मद्रास में भी वो भी एक्सपेरिमेंट था। मद्रास के अंदर जो है वो किसान यानी जो पेजेंट है उसको प्रोप्राइटर बना दिया गया, उसी को ओनर बना दिया गया, और ये बोला गया जैसा जमीन है वैसे आप पैसे दे दो और आपको पट्टा भी दिया जाएगा। लेकिन कायदे से फिर भी उसरी, और कायदे से आप कह सकते हो कि हाई हैंडेडनेस बढ़ी, और कायदे से गरीबी बढ़ी, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा। हाँ जी। यानी ट्रू कि सर। जमींदारी सिस्टम में लैंड रेवेन्यू का कोई असेसमेंट नहीं हुआ था। कोई असेसमेंट नहीं हुआ था। हाँ, लैंड असेसमेंट नहीं हुआ था। हाँ बोल सकते हैं सर। लेकिन रेतवारी सिस्टम में लैंड का सर्वे हुआ, ट्रू। और उसके बाद लैंड को क्लासिफाई भी, डिवाइड भी किया गया कि ये अच्छी लैंड है, ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ये कम है, इसमें कम मिलना चाहिए। सर आई थिंक ट्रू है। लेकिन फिर भी रेतवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम दोनों के अंदर भी मुगल जितना लेते थे उससे 10 गुना ज्यादा खींच लिया गया खून को। हाँ जी। माहलवारी सिस्टम में इंडिविजुअल नहीं था। माहलवारी कहाँ कहाँ पर जमींदारी थी, और ऑफिसर्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए। जी। So we'll continue with that process and we'll try to understand better. Thank you very much.